कि भूकंप हमारे वो चिराग हैं जो धरती के आंतरिक भाग को रोशन करते हैं। रोशन करने का मतलब क्या है? धरती के आंतरिक भाग के बारे में हमें क्या देते हैं? जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब जब भी भूकंप आता है तो उस समय हमारी जो विवर्तनिक हलचलें हैं उनके द्वारा 3 तरह की वेव्स पैदा होती हैं। और 3 तरह की वेव्स कौन कौन सी हैं? प्राथमिक वेव, सेकेंडरी वेव, इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव, और धरातलीय तरंगें, एल वेव्स। ये 3 वेव्स हमें धरती के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देंगी। कैसे देंगी? पहले हम इन तीनों की विशेषताओं को देखते हैं। प्राथमिक तरंगें क्या हैं? इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, पी वेव्स की विशेषताएं कि पी वेव्स के अंदर जो कण हैं तरंग के, वो पदार्थ आगे पीछे होते हैं, ज्यादा दूर तक गति नहीं करते, आगे गए पीछे हट गए, आगे गए पीछे हट गए, ऐसे आगे पीछे वो कण उसके होते रहते हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारी जो ध्वनि है, ये जैसे तरंगे हैं उसी अनुरूप इन्हीं ध्वनि तरंगों के समान इनकी वेव्स होती हैं। भूकंप आने के बाद किसी भी स्थान पर जब पहुंचती है तो सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। सेकेंडरी तरंगे और एल तरंगे बाद में पहुंचती हैं, लेकिन उससे पहले पी वेव्स पहुंच जाती हैं क्योंकि इनकी गति अधिक होती है, तेज होती है। ये तीनों माध्यम से गुजर जाती है, ये ठोस, तरल और गैस। हमारे चट्टानों के अंदर से भी ये तरंगे गुजरती हैं, पानी के अंदर से भी ये तरंगे गुजरती हैं, और वायुमंडल के अंदर से भी ये तरंगे गुजरती हैं, वहां पे भी असर डालती हैं। तीनों माध्यम के अंदर से ये तरंगे गुजर जाती हैं। एक बहुत बढ़िया विशेषता है इनकी। पृथ्वी के करोड़ के अंदर से, पृथ्वी का करोड़ का मतलब क्या है? पृथ्वी का जो केंद्र था, बीज था 6371 किलोमीटर के ऊपर, उस करोड़ को केवल और केवल ये पी तरंगे क्रॉस करती हैं। क्योंकि ये क्रॉस क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। बीच में चाहे ठोस आ जाए उसमें को भी गुजरेंगे, चाहे तरल आ जाए उसमें से भी गुजरेंगे, और चाहे गैसियस हो उसमें से भी गुजरती हैं। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र को केवल यही तरंगे क्रॉस कर जाती हैं। ये सबसे तेज चलती हैं, क्योंकि बता देना कि सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं। सबसे पहले क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इनकी गति तेज है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, कि 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, इतनी तेज गति के साथ। घनत्व बदलने पर इनका वेग भी बदल जाता है। यदि ये किसी ठोस में से जा रही हैं, हमारे ऊपर 2.7 का घनत्व है, और उससे आगे जब ये बढ़ती हैं तो आगे घनत्व 3.7 आता है, 3.5 आता है, या फिर करोड़ में जाती हैं तो वहां का घनत्व कितना है? 11 और 12। वहां पे जाती हैं तो इनका वेग में अंतर आ जाता है, गति कम हो जाती है। इनकी खोज 1897 में रिचर्ड ओल्डहोम ने की थी। इन किरणों वेव्स को जब सबसे पहली बार खोजा गया था तो वो 1897 के अंदर रिचर्ड ओल्डहोम था वेव्स को खोजा। अगली हमारी तरंगे हैं एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, गौण तरंगे। तीनों तरंगा की विशेषताएं पढ़ाएं। पहला, उसके कण क्या थे? आगे पीछे होते थे। एस तरंगों के जो कण हैं वो दाएं बाएं होते हैं, टेढ़े चल रहे हैं। वो तो आगे पीछे हुए थे, तरंग आगे बढ़ती है तो आगे पीछे ऐसे होते, इसके कण ऐसे करके चलती हैं। ये तरंगे प्रकाश या जल तरंगों के समान होती हैं। आप जल में कंकड़ फेंक दिया, वो जो लहर ही नहीं उठा रही छोटी छोटी, वे क्यों है? ऊपर नीचे हुए हैं। चाहे वो ऊपर नीचे होती हो, चाहे वो दाएं बाएं होती हो, तो जैसे वे वेव्स उठती हैं उसी अनुरूप ये एस वेव्स भी उन्हीं तरंगों के समान हैं। इनके कणों की जो गति तरंग दिशा है वो समकोण पर होती है। ये तिरछी चाल हैं, इसलिए इनको तिरछी तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर जाती हैं। अब आई ना एक खास विशेषता,
इसकी यही विशेषता हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी उपलब्ध करवाती है। द्रव और गैस में ये खत्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये धरती के करोड़ तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बीच में क्या आ गया? तरल। इसका मतलब बीच में हमारी धरती किसी है? तरल है, क्योंकि यह करोड़ तक नहीं पहुंचती। अगर करोड़ तक पहुंचती तो क्या था? ठोस थी, या उस तरल में को क्रॉस हो नहीं पाती। इसकी इसी विशेषता ने हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने में हमारी मदद की है। इनका वेग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जैसे उसका था ना पी वेव्स का 8 से 14 किलोमीटर, इसका कितना है? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये किरणें आगे बढ़ती हैं, तरंगें आगे बढ़ती हैं। इनकी खोज भी 1897 में रिचर्ड ओल्डहोम ने की थी। पी वेव्स, और इन्हें लंबी तरंगें भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम एल वेव्स कहागा। ये लॉन्ग वेव भी कहलाती हैं। ये तरंगें भूपर्पट के ऊपरी भाग से होकर गुजरती हैं। हमारे धरातल के ऊपर जो कंपन पैदा करती हैं और अधिक विनाश करती हैं, तो यही तरंगें करती हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपर की ओर बढ़ती हैं, धरती के नीचे नहीं जाती। भूगर्भ के नीचे करोड़ तक ये नहीं जाती हैं, ये केवल धरातल के ऊपर की ओर चलती हैं, भूपर्पटी के साथ साथ चलती हैं। इन्हें रेले तरंगे भी बोलते हैं। रेले एक साइंटिस्ट थे जिसने इसकी खोज की थी। रेले, लव रेले महोदय थे। लव तरंगे भी इनको बोलते हैं, क्योंकि लव, उनके नाम में लव शब्द आता था, इसलिए इनको लव तरंगे भी कहा जाता है। इनकी जो खोज थी वो भौतिक शास्त्री थे, भौतिकवेता थे, फिजिक्स के जानकार थे। AEH लव। P और S हमारे रिचर्ड ओल्डहोम ने की थी, ये EHS लव ने की है। और जितनी तरंगें अपन पड़ी हैं उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपर चलती हैं, और धरातल के ऊपर है, चाहे वो सुनामी के साथ करे, चाहे वो मकानों को गिराए, जन धन की हानि सबसे ज्यादा ये करती है। इनकी गति, इनका वेग है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों तरंगों से कम वेग है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक नुकसानदायक हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली कहलाती हैं। सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, सबसे लंबी दूरी तक पहुंचती हैं। इसलिए भूकंप आता है अफगानिस्तान में और कंपन महसूस होती है हमारे इंडिया तक। भूकंप आता है गुजरात के भुज में, और हमारे हरियाणा और पंजाब तक भी उसकी भूकंप का महसूस होता है। तो ये, क्योंकि ये धरातल के ऊपर चलती हैं और लंबी दूरी तय कर जाती हैं। ये भी तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमारे ठोस भूपर्पटी के अंदर से भी गुजरती हैं, पानी के अंदर से भी गुजरती हैं, और गैस हमारे वायुमंडल के अंदर से भी गुजर जाती हैं, वहां पे भी नुकसान कर देती हैं। नुकसानदायक क्यों थी वो बताया था कि धरातल तक ही सीमित हैं, धरातल के ऊपर ही रहती हैं, गहराई के अंदर ये नहीं जाती हैं, गहराई पर लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगों का जो पता है 1911 के अंदर लगा था। 1911 में ओरा का तो 1897 में पता लग गया था, लेकिन इसकी जो खोज हुई थी वह कब हुई थी? 1911 में। अब ये 3 तरंगों की अपन विशेषताएं पढ़ी। इन विशेषताओं के द्वारा हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये कैसे हमें बताती हैं। कि इसमें 2 तरह की चीजें हम देखेंगे। एक पी वेव्स का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहां पे कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। धरती का वो भाग जहां पे कोई भी तरंग नहीं पहुंचती, वो छाया क्षेत्र कहलाता है। वो छाया क्षेत्र क्या है? हमने पढ़ा कि हमारी जो पी तरंगे हैं वो
ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। लेकिन जहां पे भी घनत्व में अंतर आया तो इनके गति में भी अंतर आ जाता है। मान लीजिए हमारी धरती के ऊपर यहां से भूकंप की शुरुआत हुई। इस पॉइंट से जब ये तरंगे बाहर निकलने लगे, जब ये आगे बढ़ रही थी, यहां तक किसमें आई, ये यहां तक आई ठोस में। जब ये धरती के क्रोड में गई तो वहां पर जो घनत्व था वो एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। कहां तो 3.7 था और कहां पे एकदम से किसमें गई, 11 में। तो 11 में जाने के बाद ये अपनी गति को कम करती हैं और अपनी थोड़ी ही दिशा में डाइवर्ट होती हैं। क्रोड के अंदर आते ही ये 142 डिग्री के ऊपर टर्न कर जाती हैं और टर्न करते ही जब इसको क्रॉस करती हैं, क्रोड को क्रॉस कराया, आगे फिर वही गंतव्य आ गया, उसमें उनकी गति फिर थोड़ी और अधिक हो जाती है। यहां तक ये तरंगे कर्व करके यहां तक पहुंची। इस पॉइंट से इसके एंटीपोड पे पूरी धरती को क्रॉस करगी। ये जो यहां से चली थी, यहां पे जो कर्व करे 103 डिग्री के ऊपर मुड़ी, 103 डिग्री के ऊपर मुड़ करके इन क्षेत्रों पर पहुंची। लेकिन ये जो भाग था ये क्या रह गया, खाली। यहां पे कोई भी वेव नहीं पहुंची, कोई भी तरंग नहीं पहुंची। तो ये कौन सी वेव कौन पहुंची, पी वेव्स। तो ये कौन सा छाया क्षेत्र हो गया, पी वेव्स का, दोनों तरफ तीनों माध्यम में से गुजरा है, इसलिए ये क्रॉस कर गई पूरी धरती ने। घनत्व का कारण डाइवर्ट होगी तो यू छाया क्षेत्र बन गया। क्लियर हो है ना। ये अपन इस तक के बेरा लग गया कि भाई हमारी धरती के नीचे जब हम जाते हैं तो चट्टानों में घनत्व में अंतर है। इति के बताया, केवल घनत्व में अंतर है। अब अगली की एक विशेषता और है, एस तरंग छाया क्षेत्र। अगली एक विशेषता और क्या है, एस तरंग। अब इस एस तरंग की एक विशेषता थी खास। कौन सी विशेषता थी, ठोस ठोस में से गुजरती है, तरल में ये लुप्त हो जाती है। अब इसका छाया क्षेत्र देखते हैं क्या है। अब इसका छाया क्षेत्र देखा हमने कि यहां पे भूकंप आया, यहां पे एस वेव्स आगे बढ़े, लेकिन जब रास्ते में मेंटल आया और उस मेंटल के अंदर ये तरंगे आगे उसको क्रॉस नहीं कर पाई, वो उसको 103 डिग्री के ऊपर डाइवर्ट होगी। कितने डिग्री के ऊपर है, 103 डिग्री के ऊपर डाइवर्ट होगी और ठोस ठोस माध्यम के अंदर से दूसरी जगह के ऊपर क्रॉस करेगी। लेकिन बीच में जहां पे लिक्विड भाग आया उससे आगे का सारा भाग खाली रह गया। एस वेव्स वहां पे पहुंची नहीं। पी वेव्स ने केवल घनत्व मंत्र बताया था, गुजर तो सारे हमको गई थी, लेकिन एस वेव्स ने क्या बता दिया कि रास्ते में बीच में कहीं ना कहीं हमारी धरती क्या है, तरल अवस्था में है, इसलिए या आगे नहीं पहुंच पाई। बता दिया ना, कितना बढ़िया बताया देखिए आपने तो। क्योंकि इसकी जो विशेषता है, या तो ठोस ठोस में तो गुजरेगी, जब इतनी देखा आगे तरल आ गया, खत्म होगी, आगे पहुंची है कौन, नोटे नहीं हो पाई आगे। तो इसका मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने हमने पता लग गया कि बीच में हमारी धरती क्या है, तरल अवस्था में है, जो मैग्मा के रूप में भंडारित है। धरती के नीचे जो तरल अवस्था में चट्टाने हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं लावा। उस तरल पदार्थ ने फिर क्या बोलेंगे, लावा। तो इस प्रकार इसने हमारी धरती के बारे में बताया कि इतने किलोमीटर की गहराई तक हमारी धरती ठोस है, उसके आगे तरल है, उसके आगे धरती किस प्रकार की है। इन सब चीजों का निष्कर्ष निकाल करके हम पहुंचे हमारे धरती के आंतरिक भाग की जानकारी के बारे में कि हमारी धरती की आंतरिक जानकारी क्या है। तो हमने उन भूकंपीय तरंगों से निष्कर्ष निकाल करके धरती को 3 भागों में बांट दिया। धरती के आंतरिक भाग को हमने क्या भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर का भूप्रपर्टी, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे क्रोड।
धरती को आंतरिक रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। भूपर्पटी, उससे निचली मेंटल और सबसे निचली 6371 किलोमीटर की गहराई तक यू जो गोला तपता दिखाई देने लग रहा है, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार परतों में बांट दिया गया है। याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं वो 3 हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब इनकी अलग अलग अध्ययन करते हैं। भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, अब ये दिखा ना, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसके ऊपर रह करके हम सब प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हमारे महाद्वीप और महासागर जिसके ऊपर बने हुए हैं वो परत कहलाती है हमारी भूपर्पटी। हमारे स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी जो गहराई है वो सब जगह पे एक समान रूप से नहीं है। अब यहां पे इस जगह के ऊपर, या इस पर तो एक सी दिखा रखी है, पूरे पहाड़ बना दिया, पूरे इसकी गहराई क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी। एक तो गहराई यह थी और एक गहराई यह होगी। अरे एक आपने यहां पे एक समुद्र बना दिया, गहरा, यू गहरा समुद्र बना दिया। अब यहां पे इसकी चौड़ाई क्या होगी? गहराई कम होगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर इसकी गहराई सबसे ज्यादा है और महासागरों पर इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर। हमारे जो ये महाद्वीप हैं इनके ऊपर इसकी गहराई है 30 किलोमीटर और हमारे हिमालय पर्वत के नीचे इसकी गहराई है 70 किलोमीटर। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखना यहां पे इसके 2 भाग हैं, एक यू ब्लू कलर में दिखा रखा है, एक ब्राउन कलर में है, दिखा है ना, एक ब्लू कलर में है और एक ब्राउन कलर में है। इसके 2 परत हैं। घनत्व के आधार पर इन परतों को बांटा गया है। पहली परत है सियाल। भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत जो ये ब्लू कलर में दिखाई गई है, सबसे ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में है, बहुतायत में है। सिलिका और एल्यूमिनियम हल्के पदार्थ हैं जिनका घनत्व 2.7 से 2.90 है। सबसे कम घनत्व वाले पदार्थ हैं और सबसे कम घनत्व वाले पदार्थ ये राग रहे ऊपर। और वो पदार्थ कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का Al, इन दोनों को जोड़ करके इसका नाम रख दिया गया सियाल। इस क्लियर या क्लीन? क्लियर। और नेक्स्ट हमारी है साइमा, जिसपे हमारे महासागर बने हैं। सियाल के बाद इससे भारी पदार्थ, सियाल से भारी पदार्थ साइमा में आए। इस परत में जो ये ब्राउन कलर दिखाया गया है, इस परत में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, जिनका घनत्व 2.90 से 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सियाल तो भारी होगी ना, सियाल से भारी साइमा, साइमा से भारी मेंटल, मेंटल से भारी क्रोड। अब इसका नाम क्यों साइमा रखा गया? सिलिका का SI, मैग्नीशियम का Ma, तो इन दोनों को जोड़ करके इसका नाम रख दिया गया साइमा। इसका घनत्व कितना है? 2.90 से 3.4 तक। धरती ने घुमा दिया। इसमें आगे मेंटल में भूपर्पटी के नीचे, भूपर्पटी के जो दोनों भाग थे सियाल और साइमा, उनके नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल और भूपर्पटी को एक पतली ही परत अलग करती है। इन दोनों के बीच में जब यहां पे ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक पतली ही परत आती है जिसको बोलते हैं मोह अथवा मोहरोविसिक असंतति। उस परत का नाम है पतली ही परत का, क्योंकि दोनों एकदम से तो अलग होती नहीं, थोड़ी थोड़ी मिक्स तो होंगी। जब वो थोड़ी थोड़ी मिक्स होने वाली परत है उसको बोलते हैं मोहो या मोहरोविसिक। इसके नीचे फिर हमारी मेंटल शुरू होती है,
जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी कि यहां से लेकर के साइमा की मोहरोविसी से लेकर के और करोड़ तक का जो भाग है, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये भाग है हमारा 2900 किलोमीटर का, जो मेंटल कहलाता है। यहां का तापमान इस परत का, ऊपर की जो परत है इसका तापमान है 870 डिग्री, और जो नीचे की ये परत दिखाई दे रही है, करोड़ के पास की जो परत दिखाई दे रही है, इसका तापमान है 2200 डिग्री सेल्सियस। जब 870 और 2200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान है, तो चट्टाने यहां पर किस अवस्था में मिलेंगे? तरल अवस्था के अंदर। तो ये जो चट्टान है, ये हमारी तरल अवस्था में है। हमारे महाद्वीप और महासागरीय जो प्लेटें हैं, वो इसी के ऊपर तैर रही हैं। किसके ऊपर? मेंटल के ऊपर। कितनी गहराई है? 2900 किलोमीटर। तापमान कितना है? 2200 डिग्री सेल्सियस। 870 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक का इसका तापमान है। अब इसके भी दो भाग हैं, क्योंकि दो टेम्परेचर अलग अलग हैं। तो ऊपरी जो मेंटल है, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पे 870 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और 400 किलोमीटर इसकी गहराई है। कितनी गहराई है? 400 किलोमीटर। भूगर्भ के अंदर से, यहां से जो सेलें इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वो सेलें पिघल जाती हैं। कहीं पे ज्वालामुखी फटते हैं तो वो फिर दोबारा से बाहर निकलती हैं, फिर दूसरी जगह पे नीचे जाऊंगी, फिर पिघलेंगी, फिर बाहर निकलेंगी। वो एक सेल चक्कर यहां से चलता रहता है। अगले हमारे पृथ्वी के करोड़ तक, जो हमारी 6371 किलोमीटर भूपर पट्टी से लेकर के करोड़ तक की जो हमारी दूरी है, 6371 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमने देख लिया कि हमारी भूपर पट्टी और मेंटल आती है। उससे आगे का जो भाग बचा, वो भाग हमारे पृथ्वी के केंद्र तक का जो भाग है, उसको बोलते हैं करोड़। और मेंटल और करोड़ के बीच में, अब जैसे ये मेंटल है ऊपर वाला और ये करोड़ है, इसके बीच में जो ये दोनों परतें आपस में मिलती हैं, इनके मिलने पर जो एक बीच में अंतर सा दिखाई देता है, उसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असंतति। जैसे ऊपर वाली को मोहरोविसी कहा गया था, करोड़ और मेंटल के बीच की जो असंतति है, उसको गुटेनबर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये गुटेनबर्ग ने, अब करोड़ के भी दो भाग हैं। मेंटल कड़ा तक था, 2900 किलोमीटर तक था। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के तक के, यहां से लेकर के और यहां तक का जो भाग है 5150 किलोमीटर तक का, ये जो भाग है, इसको घनत्व के आधार पे बांटा गया है। इसका घनत्व 5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, और इसको बाह्य करोड़ कहा जाता है। करोड़ का ये कौन सा भाग है? बाहरी, करोड़ से बाहर का बाह्य भाग, जिसका घनत्व 5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यह भाग द्रव और अर्धद्रव अवस्था में है। कुछ भाग इसका द्रव में है, कुछ भाग अर्धद्रव। आधा जैसे अपन हलवा नहीं बना दिया, वहां हलवा को तरल है, ठोस भी तो है, लसलसा जिसको बोल देते हैं, उस टाइप में है। कारण यहां पे चट्टानों का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, चट्टानें दबाव में आ जाती हैं, जिसके कारण दबाव बढ़ने से चट्टानों का गलनांक पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद आंतरिक करोड़, आंतरिक का मतलब है पृथ्वी के केंद्र के पास में, 5150 किलोमीटर से लेकर के और 6371 किलोमीटर तक जो दूरी बनी, उसको बोलते हैं आंतरिक करोड़। और इस भाग का तापमान जो सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है, अधिक तापमान के कारण, सब 6000 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन फिर भी ठोस अवस्था में है। यहां तो 2200 डिग्री सेल्सियस में पिघल गई थी, लेकिन यहां पर तो कितना हो गया? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी हमारी जो पृथ्वी का करोड़ है, वो ठोस अवस्था के अंदर है। इसका कारण है कि ये जो ऊपरी परतें हैं, इन्होंने इसके ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने से घनत्व के ऊपर इतना अधिक असर नहीं पड़ता, लेकिन चट्टान के गलनांक पॉइंट के ऊपर असर पड़ता है। जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, उस चट्टान का गलनांक पॉइंट बढ़ जाएगा।
साइंस में पढ़े होंगे ना ये गलनांक, उबलांक, औसांक, तो वो चट्टान का गलनांक पॉइंट बढ़ जाता है। इस कारणतः हमारे केंद्र के अंदर जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था के अंदर रहती हैं। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत है कौन सी? आंतरिक करोड। इसका इतना अधिक घनत्व किसके कारण है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में हमारी लोहे जैसी भारी धातुएं इकट्ठी होगी, भारी घनत्व वाली चीजें इकट्ठी होगी, जिसमें निकेल और फेरियम ये धातुएं अधिक हैं, निकेल और फेरियम। इसलिए इस परत को नीफे भी कहा जाता है। आंतरिक करोड को क्या बोलते हैं? नीफे, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? निकेल और फेरियम। निकेल का Na ले लिया, फेरियम का Fe ले लिया, तो ये परत बन गई नीफे। तो ये थी हमारी पृथ्वी की 3 परतें, भूपर्परटी, मेंटल और करोड। आंतरिक करोड, बाह्य करोड, नीफे।